हैं आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अब जरा ये बात करते हैं कि क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। द आंसर इज यस। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का हम एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और वो जो क्लासिफिकेशन है उसके ये मेन 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। Category number first is on the basis of location, second one is on the basis of pay, third one is on the basis of payment and fourth one is on the basis of validity. तो सर ये क्लासिफिकेशन क्या कहता है, तो आइए जरा इस क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एंड विच इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का एक क्लासिफिकेशन है और इसे हमें समझना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है वो 2 कैटेगरीज आ गई, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। देखिए सबसे पहले इनलैंड इंस्ट्रूमेंट जो है इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 11। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट समझने में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसे क्लियर करने के लिए मैं आपको बिल्कुल आसानी से स्पेसिफाई कर रहा हूं कि किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। देखिए अगर हमें यह जानना है कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है तो उसके लिए एक बड़ी छोटी सी रिक्वायरमेंट है। सर कोई भी इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो विच इज मेड और ड्रॉन इन इंडिया। ये इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, विच इज मेड और ड्रॉन इन इंडिया। उसके साथ साथ ड्रॉन ऑन ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और पेबल इन इंडिया। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। कैसे पता लगाएंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होता है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होता है। तो आइए बात करते हैं। तो मैं ये बोलता हूं कि एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। अगर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिल्ली में बना है, बस ये उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। अगर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिल्ली में बना है और उसके साथ साथ अगर वो किसी ऐसे पर्सन पे बना है जो कि इंडिया का रेजिडेंट है, मान लीजिए वो रहने वाला चेन्नई का है, जिस पर्सन पे ड्रॉ हुआ है वो रहने वाला दिल्ली चेन्नई का है, या फिर वो पेबल कहाँ हो, या फिर वो पेबल इंडिया की ही किसी सिटी में हो। फॉर एग्जाम्पल वो पेबल अगर कोलकाता है तो सर हमें यहाँ पे ना एक रिक्वायरमेंट लेनी है, कोई एक रिक्वायरमेंट। दोनों रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, एक तो ये कि विच इज मेड और ड्रॉन इन इंडिया और इसके अलावा इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। तो अगर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। तो अगर मैं ये एग्जांपल दूं कि एक इंस्ट्रूमेंट दिल्ली में बना है एंड ड्रॉन ऑन ए पर्सन रेजिडेंट इन अमेरिका एंड पेबल इन मुंबई, अब बताइए क्या वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बनेगा? The answer is yes, वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट जरूर बनेगा। वो इसलिए बनेगा क्योंकि वो इंडिया में बना है और पेबल भी इंडिया में है। वो जिस पर्सन पे ड्रॉ हुआ वो इंडिया का रहने वाला नहीं है, तो क्या हुआ, बट अल्टीमेटली जो उसका पेमेंट है वो कहां मिल रहा है, इंडिया मिल रहा है। तो इन दोनों में से अगर एक कंडीशन और ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो इंस्ट्रूमेंट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। दूसरा मैं आपसे ये पूछता हूं, देखिए अगर मैं ये बोलूं इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, पेबल इन इंडिया,
अब बताइए इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बनेगा कि नहीं? द आंसर इज नो। अब सर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता क्योंकि जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो यहां सेटिस्फाई या फुलफिल नहीं हो रही। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का मतलब है एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, उस इंस्ट्रूमेंट को हम फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का नाम देते हैं। यानी कि जिसमें ये बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, उस इंस्ट्रूमेंट को हम फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में रख देते हैं। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 11 में डिफाइंड है एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 12 में डिफाइंड है। नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ पे एक आया बियरर इंस्ट्रूमेंट और दूसरा आया ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो बियरर इंस्ट्रूमेंट का नाम तो उस इंस्ट्रूमेंट को दिया गया जिस इंस्ट्रूमेंट पे किसी का नाम ना लिखा हो। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि एक सेल्फ का चेक है। सर जो चेक होता है अगर चेक पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ और साइन किया गया है और सिर्फ अगर लिख दिया उसके ऊपर सेल्फ लिख दिया, तो इसे हम एक बियरर चेक कहते हैं। यानी कि जिसके पास इस चेक का पोजीशन आ जाएगा वो इस बियरर इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बन जाएगा। बट द क्वेश्चन इज, क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट बियरर बन सकते हैं? तो इसके लिए हमें आरबीआई एक्ट का सेक्शन 31 देखना पड़ेगा। और आरबीआई एक्ट का सेक्शन 31 ये कहता है कि कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट बियरर नहीं बन सकता, क्योंकि ये राइट एक्सक्लूसिवली आरबीआई के पास में है। हाँ, लेकिन अगर कोई चेक है तो चेक बियरर बन सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बियरर इंस्ट्रूमेंट वो एक चेक हो सकता है जिसके ऊपर किसी का नाम ना लिखा हो लेकिन सिग्नेचर हो। बियरर इंस्ट्रूमेंट तो वो भी बन सकता है सर जिसमें कि लास्ट एंडोर्समेंट ब्लैंक हो। लास्ट एंडोर्समेंट ब्लैंक कैसे होती है सर? अगर इस तरीके से लिखा हो कि पे टू और आगे नाम ना लिखा हो, तो आगे किसी का नाम मेंशन ना हो, तो लास्ट एंडोर्समेंट अगर ब्लैंक हो गई तो वो भी एक तरीके से क्या हो गया? बियरर हो गया। अब बात करते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। देखिए, बियरर का अपोजिट होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। यानी कि ऑर्डर पे किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम मेंशन होता है जिसे उसका पेमेंट मिलना है। जैसे कि एबीसी का नाम लिखा हुआ है और किसी ने सिग्नेचर कर दिया, तो इसका मतलब ये पैसा या तो एबीसी को मिलेगा या उसके ऑर्डर पे किसी और इंडिविजुअल को मिलेगा। दैट मीन्स ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में नाम स्पेसिफाइड होता है, उसमें नाम लिखा होता है कि ये अमाउंट किस पर्सन को मिलेगा। वो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में। इट इज नॉट बियरर, ये कंप्लीटली बियरर का अपोजिट होता है। अगर एबीसी का नाम लिखा हुआ है तो ओनली एबीसी कैन क्लेम दिस अमाउंट। इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट वाली कैटेगरी। ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है और टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि पेबल एट साइट, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो पेबल एट साइट होता है या जो कि पेबल ऑन प्रेजेंटमेंट। यानी कि जब भी पेमेंट के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट किया जाएगा तब इसमें पेमेंट मिल जाएगा। उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं डिमांड इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल है, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक पे जब भी पैसा मांगा जाएगा बैंक आपको उसका पेमेंट कर देगा। और इससे आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टाइम इंस्ट्रूमेंट की। टाइम इंस्ट्रूमेंट वो होता है सर जिसमें कि टाइम स्पेसिफाइड होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसका पेमेंट मिलना होता है। या तो टाइम स्पेसिफाइड होता है या कोई सर्टेन इवेंट स्पेसिफाइड होता है और उस इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे वो पेमेंट मिलता है। आइदर टाइम स्पेसिफाइड होगा या सर्टेन इवेंट स्पेसिफाइड होगा। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, एक्स प्रॉमिस कर रहा है वाई को कि वो पेमेंट कर देगा वाई को अगर जेड ने वाई से शादी कर ली तो, या जेड की शादी के बाद पेमेंट कर देगा। तो आप बोलोगे उसे टाइम तो स्पेसिफाई कर दिया, शादी के बाद पे कर देगा। बट द क्वेश्चन इज, जरूरी है शादी हो सकता है शादी ना हो। तो शादी यहां पे इवेंट है, लेकिन मान लीजिए ये बोल दिया कि पेबल आफ्टर डेथ ऑफ जेड। अब बताइए, अब क्या ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है?
द आंसर इज यस। अब ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है, द रीजन इज यहाँ इवेंट स्पेसिफाइड जो जिसको किया है वो सर्टेन है, दैट इवेंट इज बाउंड टू हैपन। जब भी Z की डेथ होगी उसके बाद X Y को पेमेंट कर देगा। तो टाइम को स्पेसिफाई करने के लिए टाइम को डिनोट मंथ में, ईयर में भी कर सकता है, या किसी इवेंट से भी वो टाइम को स्पेसिफाई कर सकता है। तो ये मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, कुछ कैटेगरीज मैंने आपको बताई। हमने 3 कैटेगरीज आज डिस्कस करी है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट कि सर ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी भी ना इंस्ट्रूमेंट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। इन 2 पॉइंट्स की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।